नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल महेश भाई MRB सेट में। तो कल हमने आपको कूलाम के नियम के सदिश रूप पढ़ाया था और इसके बाद हमने आपको निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ाया था और उस पर वीडियो बीच में कट गया था। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया था। यहाँ पे दिक्कत हुई थी, कॉस थीटा की जगह मान रखना था यहाँ पे, तो शायद बीच में आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार हम फिर बढ़िया से निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करके फिर से बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान देखिएगा। ठीक है, हम क्लियर करने जा रहे हैं। चलो इसे मिटा देते हैं, निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन इसे मिटा देते हैं, बीच में समझ में नहीं आएगा आपको। चलो इसका मेन डायग्राम है। चलो तो कोई द्विध्रुव होगा हमारे पास, प्लस क्यों आवेश इस पे है माइनस क्यों आवेश। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर 1 से देखते आइएगा तो पूरा क्लियर होगा, बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यह 2L की लंबाई है इसकी और हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो यह किसी अक्ष पर नहीं होगा। बिंदु यहाँ पे कर लेते हैं इसे, यह बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक काम करिए, इसे माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिला देते पूरा। तो मैंने बताया था प्लस के कारण तीव्रता बिंदु से दूर लगता है, तीव्रता बिंदु से क्या होता है, दूर होता है। और माइनस के कारण तीव्रता कहाँ होती है, अंदर होती है, यहाँ पे अंदर होती है। और यहाँ से दूरी मान लेते हैं, दूरी क्या है, R है, और यह बट गई आपकी L लंबाई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, और यह लंबाई L हो गई। निरक्षीय स्थिति बता रहे हैं, तो यह हो गई E1, इसको मान लेते हैं E1, और यह हो गई E2, यह क्या हो गई E2। तो पहली बात, इसका परिणामी तीव्रता क्या होगा, कैसे निकालेंगे परिणामी तीव्रता, यह आपको लेक्चर 1 पूरा लेक्चर नंबर 2 में बिल्कुल बता दिया गया है, लेक्चर नंबर 2 में, तो आप समझ लीजिएगा कैसे पूरा बताया गया है। तो परिणामी तीव्रता इसकी हो जाएगी E1 cos थीटा, ये थीटा हो गया, तो थीटा के पास वाला जो कोण होता है ना, यहाँ पे वेक्टर वियोजन हमने बताया लेक्चर नंबर 2 में, ध्यान दीजिएगा। यह होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ये रटली आप याद रखिएगा। यहाँ का परिणामी तीव्रता क्या होगी इसकी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए अब ये दूरी निकाल लेते, पहले ये दूरी की आवश्यकता में आगे होगी, इसलिए हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी देखिए, यहाँ पे थीटा हो गया और ये भी थीटा ही होगा। यह थीटा क्यों है पता ना, यह वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि जेड वाला एंगल बन रहा है, इस वाले कोण के कोण बराबर होता है, इसीलिए हम लिख दें थीटा डायरेक्टली। तो आपको पता है यह 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो यह मान निकल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल ध्यान देख लीजिएगा, उसी में सब आधा बता दिया गया है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है भाई निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है R, थीटा के पास वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो R स्क्वायर प्लस आधार क्या है L है यहाँ तक, तो L स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। चलो आगे हमें कॉस थीटा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, तो आगे कॉस थीटा की आवश्यकता होगी, तो आधार बटेकर इसको भी निकाल लेते हैं। क्योंकि जब डेरिवेशन आप कर लेते हो तो आपको मालूम पूरा चल जाता है कि हमें क्या क्या निकालना है, उससे पहले निकाल के रख लो। तो आधार क्या है L है, और कर्ण क्या है आपका, वही तो निकालना है, तो कर्ण पता करना है। तो पहले हाँ कर्ण तो मिल गया ना, कर्ण यह है, कर्ण निकल गया ना, कर्ण कैसे कर्ण, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से निकाल के रख लो, क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत होने वाली है। चलिए अब पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे, लेक्चर नंबर 2 बढ़िया देख लीजिएगा, ठीक है ना। P पर तीव्रता,
तो क्या होगा, तीव्रता सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर के नहीं लिखेंगे तो यही बस पता रहेगा कि निर्वात के निकाला जा रहा है, क्योंकि निर्वात में के का मान होता है तो हट जाता है, लेकिन हम बाद में से हटा देंगे। तो Q/R स्क्वायर होता है, इसे E1 कर लेते हैं क्योंकि तीव्रता E1 है मानस कर्ण। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। R का मान क्या है, R का मान है यही ना है, R का मान कितना है हमारा √R² + L²। काश यहाँ से बिंदु P पे निकालने तो यह दूरी चाहिए हमें R का मान, तो यह हो गया। और जो यह है वही A भी होगा कि नहीं होगा, R² + L² इसका होल स्क्वायर। यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² + L²। चलो आगे, जहाँ चमक रहा होगा वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। E2 बराबर क्या होगा भाई, मतलब अब माइनस कारण हो गया तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, थोड़ा इसमें स्याही डाल लेते हैं, 1 मिनट, मार्कर चल नहीं रहा। पहली बात ये उल्टा तो खुलता भी है। चलिए ठीक है। हाँ, तो बिंदु P तीव्रता, तो E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक सौ रुकिए, चलिए ठीक है, K इंटू Q/R²। तो पहले लिख लेते हैं, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना, Q/R²। R² यह है R, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी ली जाती है, दूरी मत ले लीजिएगा, यह वाली दूरी, इसीलिए निकाले थे कर स्क्वायर से, यह ख़त्म हो जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² + L²। चलिए अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, यही ना है, E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। तो कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है, ये निकल के आया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के cos थीटा, सॉरी 1 मिनट, Q/R² + L², यह है। अब cos थीटा प्लस, बीच में फ़ोन आ गया था तो वीडियो कट गई थी, चलिए इसे हम जोड़ देंगे आगे। हाँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/R² + L² cos थीटा। अब देखिए यह और यह दोनों सेम है, तो इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 2 बार हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² + L² cos थीटा। अब cos थीटा देखिए, इसलिए हम पहले cos थीटा का मान निकाले हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी।
तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, है ना, और Q बाई R² प्लस L²। और कॉस थीटा का मान कितना आ गया? अच्छा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह से L बाई, इसे लिख सकते हैं इस तरह से R² प्लस L² के घात 1/2, क्योंकि कड़ी का मतलब ही होता है। तो L अपान R² प्लस L² के 1/2। अब देखिए, इसका घात 1 है, यहाँ पे बेस सेम है, आधार सेम है, तो घातों को जोड़ देते हैं। तो E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो कितना हो जाएगा? Q बटे, यहाँ पे 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो R² प्लस L² की घात 3/2। अब देखिए, L² इतना छोटा है R² से कि इसे हम 0 मान देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि L² इज़ वेरी 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 लेस देन टू R²। तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो E बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 2 1 कम 2 क्यों, और यहाँ पे L यहाँ पे L था ना, तो 2Q L। इसके बाद बटे R² या प्लस 0 मान देंगे, इतना छोटा है कि 0 हो जाएगा, कि घात 3/2। चलो आगे करते हैं। 2Q किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। P/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और R² की घात 3/2, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R⁴। अब माध्यम वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1। तो जब यह 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान 1 हो गया तो ख़त्म, और P/R⁴। देखिए, अक्षीय स्थिति में जो सूत्र निकला था, यहाँ पे 2 था, निरक्षीय में 2 नहीं होगा। तो यह डेरिवेशन हुआ। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि हम जब निरक्षीय स्थिति का वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा 2 बार 3 बार हो गया निरक्षीय स्थिति में, बाकी किसी में वीडियो में नहीं हुआ कि वीडियो कटा है, 4 आ जाता थे, फिर कहीं क्या क्या सब दिक्कत आ जाती है। तो यह भी विपत्ति हमारी है ना। ये सब नोट करिए, बढ़िया से करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेक्चर नंबर 2 में से बताया गया है और इसे हम दोहरा भी दिए। चलिए, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पूरा। अब चलिए, आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, इसको मिटा देते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। देखिए, हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी करना है। यह हमारे पास क्या हो गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव का रखा गया है। एक क्या रखा गया है? वैद्युत द्विध्रुव का रखा गया है, जिस पे एक प्लस Q आवेश है और इसमें माइनस Q आवेश है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, और जिसकी बीच की दूरी क्या है? 2L है, 2L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? पहली बात यह है, बल युग्म आघूर्ण जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो द्विध्रुव पे एक बल काम करता है, जो
द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का, ये जो वैद्युत क्षेत्र हैं द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है। और इसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, क्योंकि यह जो वैद्युत क्षेत्र है इस द्विध्रुव को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए इसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसे, लिखिए, एक मिनट, हाँ लिखिए। क्या होगा, जब किसी द्विध्रुव को, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो द्विध्रुव पर एक समान एक बल लगता है जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पे लिखना चाहते एक समान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, इसे ही बलयुग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन, क्योंकि प्रयास करता है इसलिए प्रत्यानयन बल इसका नाम होता है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसे टा या टा है, टा मतलब बलयुग्म आघूर्ण, टा से प्रदर्शित करते हैं। टा कहिए चाहे टाऊ कहिए, कुछ लोग टाऊ कहते हैं, कुछ लोग टा कहते हैं, तो हम टा कहेंगे, करता है। और बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है भाई, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण तो इसका सूत्र होता है, आप लोग 11 में पढ़े होंगे, बल गुणे बल की दिशा में, ये सूत्र पे याद रखना, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, दिशा में लंबवत दूरी। तो बल का मतलब हो गया आपका यफ, अब बलयुग्म आघूर्ण का मतलब टा, अगुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी बल की दिशा में, तो लंबवत का मतलब है लंब खींच लेते हैं हम, है ना। तो यह लंबवत दूरी हम इसे हम नाम देते हैं ए बी सी। अब यह लंबवत दूरी हमें निकालना है बी सी, यह हमारे पास हो गया थीटा। अब यह दूरी कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा यह बात है पूरा मुद्दा। अब यह दूरी कैसे निकालेंगे, तो थीटा के सामने पढ़े हो क्या होता है तो आप पढ़े हो, आप यह दूरी निकालने के लिए साइन थीटा लगाओगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण, लंब बटा कण। तो कण क्या है हमारे पास, साइन थीटा बराबर लंब क्या है बी सी, और कण क्या है, कण तो 2l है, तो बी सी इंटू 2l साइन थीटा, बी सी बराबर 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर रखते हैं, तो बी सी इंटू बी सी होगा बल्कि दिशा में लंबवत दूरी, तो टा बराबर एफ इंटू 2l साइन थीटा, तो यह साइन थीटा हो जाएगा। तो टा बराबर, अभी आप बल का सूत्र पढ़े होंगे, वैद्युत क्षेत्र जब पढ़ाए होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एफ बराबर ई बराबर एफ अपन क्यू जीरो पढ़े होंगे, तो वहाँ पे किधर प्रेशर आवेश, यहाँ पे कोई भी आवेश हो सकता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू, एफ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा। तो एफ की जगह पर हम ई क्यू रख देते हैं, क्यों रखे आगे बता रहे हैं, ई क्यू आई इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे 2ql बन जाए, और हमें पता है कि 2ql क्या होता है, P बराबर 2ql, इसीलिए हम यह रखे हैं।
तो टा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 2QL साइन थीटा। तो इसे लिख सकते हैं टा बराबर, यह क्या होगा, P हो जाएगा, PE साइन थीटा। अब वेक्टर रूप में से लिखना चाहो तो लिख सकते हो टा बराबर, अब देखिए आप एक चीज़ पढ़े होंगे कक्षा 10 में, वैसे 12 पढ़ना भी आपको है कि A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यह होता है AB साइन थीटा, और एक होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर, यह होता है AB कॉस थीटा। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट यह हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए साइन P साइन थीटा, अगर यह रूप है तो इसको हम इस तरफ लिखना होगा, तो साइन को अगर हटाना है तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखेंगे इसे, तो P क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो गया, यह आपका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह आप लिख लीजिएगा, यह डेरिवेशन इसका हो गया, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, यह हो गया आपका। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, असली सूत्र यही है P साइन थीटा, लेकिन इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखोगे तीसरा होगा। चलो इसे नोट कर लो। इसमें एक कंडीशन है कि अभी आपने पढ़ा कि टा बराबर PE साइन थीटा, तो बताओ यहाँ पे थीटा के किस मान के लिए यह मान अधिकतम आएगा, तो 90 अंश, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1 और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो टा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, क्योंकि 90 अंश पे यह मान अधिक होता है साइन का, ठीक है ना। तो टा मैक्स लिखेंगे, मैक्स मतलब मैक्सिमम या अधिकतम, है ना। तो टा मैक्स बराबर PE साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो टा मैक्स बराबर, है ना, PE, यह कंडीशन है। तो दो कंडीशन लिखाएंगे, और किस पे न्यूनतम होगा, तो थीटा 0 अंश पे, 0 अंश पे यह मान न्यूनतम होगा, 0 अंश पे इस पर कोई इस द्विध्रुव पे ना कोई बल नहीं लगेगा, मतलब यह द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के समानांतर ही हो जाएगा। अगर यह द्विध्रुव अगर इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तो इस पर बल जो लगेगा बहुत ही अधिकतम लगेगा, इसके लंबवत हो जाए, है ना, इस दूरी के लंबवत हो जाए तो बल अधिकतम। लेकिन यह द्विध्रुव अगर इसके समानांतर हो जाए तो इस पर बल लगेगा ही नहीं, है ना। तो थीटा बराबर 0 पे, तो टा मिनिमम लगेगा, तब टा मिनिमम बराबर, है ना, ये पहला शर्त है। शर्त नंबर 2, थीटा बराबर 0 पर, तो टा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता था, टा मिनिमम बराबर, तो PE गुणे 0, तो कितना हो जाएगा, टा मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब बल लगेगा ही नहीं। तो यह नोट रखिएगा, दो कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं था इसमें। और इसके बाद किसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी अच्छी स्थिति में पढ़ लिए, निरक्षी स्थिति में, तो अच्छी और निरक्षी के अलावा किसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एनी पॉइंट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या एनी पोजीशन। चलिए, तो अब न अच्छी में न निरक्षी में यह क्या हो गया, अच्छी स्थिति में होता है यह प्लस क्यों आवेश हो गया, यह माइनस क्यों आवेश हो गया। तो इसे x अक्ष इसे y अक्ष मान लीजिए, यह आपका है x अक्ष। तो हमें न तो अक्ष पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना ही किसी बिना अक्ष पे निकालना है, मतलब किसी निरक्षी स्थिति में नहीं निकालनी है और अच्छी स्थिति में नहीं निकालना है, हमें किसी पॉइंट पर निकालना है। इस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट पर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा घुसकाते हैं, यहाँ पर
अगर इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं तीव्रता को, इस ध्रुव आवेश को, तो यह आवेश नीचे आ जाएगा, मतलब यह यहाँ जाएगा तो यह यहाँ आएगा, यह इस तरह जाएगा तो यह इस तरह आएगा। तो यह प्लस क्यू आवेश गया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस क्यू आवेश। और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इस पॉइंट पर आवेश को, तो यह प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा यह माइनस क्यू आवेश। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह माइनस क्यू आवेश यहाँ पर गया तो यह प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट में तीव्रता निकाल ली है। अब चाहो तो इस प्लस क्यू को यहाँ पर ले सकते हो, माइनस क्यू यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पी का, है ना, पहले अच्छी स्थिति में इस पी का वेक्टर करो, फिर निरक्षी स्थिति में डॉट करना, इसका वेक्टर वियोजन करो, थोड़ा सा इसका वेक्टर वियोजन करो, तो क्या हो जाएगा बताओ हमें। तो इस अक्ष पर यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, है ना, इसे आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे यह क्या है हमारा थीटा कोण बन रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा कोण बनेगा, क्योंकि इसके समानांतर ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वाला जनता होगा पी कॉस थीटा। यानी आप पढ़े होंगे कि थीटा के पास वाली लाइन को कॉस में लिया जाता है और ऊपर वाली लाइन को साइन में लिया जाता है, तो यह पी साइन थीटा, यह निरक्षी स्थिति में हो गया, और यह अक्षीय स्थिति में, यह अक्ष में हो गया, यह निरक्ष में हो गया, ये ऊपर निरक्षी स्थिति है, इससे अक्षीय स्थिति। ठीक है ना, तो पी कॉस थीटा, तो अक्षीय का सूत्र लगाना है और निरक्षी स्थिति में। तो बिंदु P पर अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या हो जाएगा, तो क्या होता है E1 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति में सूत्र पड़े हुआ ना, 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है हमारा, आर स्क्वायर तो पता ही नहीं, अच्छी स्थिति में पढ़े होंगे, आर क्यूब होता है, यहाँ पे 2p कॉस थीटा होगा, 2p कॉस थीटा। अरे भाई निरक्षी स्थिति में पढ़े 1/4πε0 के 2p बटे आर क्यूब पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है, अच्छी स्थिति में यहाँ पे किसी पॉइंट पे तो कॉस थीटा लगा लेंगे, तो 2p कॉस थीटा, है ना। अब इस आर क्यूब समीकरण नंबर इससे 1 मान लेते हैं। अब चलिए, तो बिंदु P पर निरक्षी स्थिति में दो बात ध्यान रखना है, एक अच्छी का सूत्र लगाना है, एक निरक्षी का सूत्र लगाना है। तो निरक्षी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर 1/4πε0 के, तो P अब निरक्षी में क्या है साइन थीटा है, तो P साइन थीटा बटे आर क्यूब, है ना। अच्छी में बस 2 होता है, निरक्षी में 2 नहीं होता है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी। तो परिणामी देखिए इस तरह निकालना होगा इसका, चलिए, तो परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, यह याद रखिएगा, E बराबर, है ना, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। आपको रटली ये याद रखना है, परिणामी तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, फिर भी हम करवा दे रहे हैं पूरी कंप्लीट। तो 1/4πε0 के और 2p cos थीटा बटे आर क्यों इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के p साइन थीटा बटे आर क्यों इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसका यहाँ पे लगाना पड़ा हमें, है ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान, इसका स्क्वायर खोलो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, √1/4πε0, यह 2 बार हो जाएगा ना। चलो एक काम करो, यहाँ पे यह 2 बार हो जाएगा, 1/4πε0 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर हो रहा है, करोगे तो यही होगा ही। इसे कॉमन करके बाहर निकाल दो, अगर नहीं समझ में आया तो हम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1/4πε0 के इसका स्क्वायर गुणा रूप में है, अब इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे r की घाते 3 कितना हो जाएगा घाते 6, और प्लस
1/4πε0 के इसका स्क्वायर और इंटू ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे आर की घाते भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ई बराबर अब यह 2 बार एक बार कॉमन हो जाएगा, यह चीज़ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक बात और रुकिए वीडियो देख लेते हैं। चलिए ठीक चल रहा है वीडियो। हाँ, यहाँ तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो यह वाला कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 के इसका होल स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा क्या 4p² cos स्क्वायर थीटा बटे आर की घाते 9 प्लस यह बचा p² साइन स्क्वायर थीटा बटे आर की घाते 9। यह वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिएगा ना बात को। अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यह 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा यह, तो क्या हो जाएगा ये बराबर 1/4πε0 के और अंदर क्या बचेगा तो 4p² cos स्क्वायर थीटा अगर हर समान है तो हम सबको जोड़ देंगे प्लस p² साइन स्क्वायर थीटा बटे आर के घाते 9। तो एक काम करिए, ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है p² कॉमन हो रहा है तो e बराबर 1/4πε0 के है ना, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है ऊपर से p² कॉमन हो गया तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टे के आर के घाते 9। तो यहाँ पे 2 घात है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, क्योंकि घात की जब भी होती है वर्गमूल निकाला जाता है उसका आधा करके निकाला जाता है, मतलब उसकी आधी घात निकाल दी जाती है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/4πε0 के आर पी कितना है p गुणे p² एक बार निकल जाएगा जोड़ा तो p निकल गया बाहर और r 9 बार है तो r कितना बार है 9 बार है तो r इंटू r इंटू r इंटू r इंटू r 9 बार है। तो इसका क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे तो 4 ठे निकल जाएगा बाहर और 1 ठे r बच जाएगा अंदर। तो चलो 4 ठे बाहर निकाल दो इसका। ठीक है, तो r कितना निकल गया 4 बाहर हो जाएगा r की घाते और अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर कन्वर्ट कर दो है ना, कन्वर्ट कर दो इसे cos के रूप में तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अब बटे 1 r बच जाएगा अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक cos को घटा देंगे यहाँ से तो e बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और p बटे के r की घाते 4 जगह का अभाव अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर बढ़िया एडजस्ट करना पड़ रहा है थीटा प्लस के 1 अब बटा के r बटा के कितना हो जाएगा आप देखिए वीडियो दिख रहा है दिख रहा है बटे के r। 1 मिनट मोबाइल ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा नीचे क्या हो जाएगा। इसके आगे यहाँ सब खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से बस चेंज करके घटा लीजिएगा 4 में से इसको। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई और अब हम बताना चाहेंगे यहाँ तक बस अच्छी स्थिति को नहीं अच्छी स्थिति ध्यान रखिएगा। और अब हम बताना चाहेंगे कि आपका जो चैप्टर 1 है वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम यह क्या हो गया कंप्लीट। 3 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया इसे 3 लेक्चर में तो कंप्लीट। अब इसके बाद जो नया चैप्टर है न्यू चैप्टर वह स्टार्ट होगा। तो न्यू चैप्टर आपका जो दूसरा चैप्टर किताब में अगर देखोगे नगीन में तो दूसरा चैप्टर है आपका गॉस की परिमेय। किसका परिमेय भाई गॉस की परिमेय। वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस का परिमेय शायद वही चैप्टर होगा है ना, वह चैप्टर है। लेकिन हम पहले उस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 3 पहले स्टार्ट करके फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव तो पहले उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर हम बढ़िया से चैप्टर नंबर इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत ही लंबा है। तो अब यह जो चैप्टर कंप्लीट हुआ अब कल इस चैप्टर का पूरा फार्मूला एक साथ लिखेंगे। हमने बताया था ना थ्योरी पहले पूरा पढ़ेंगे
फिर फार्मूला पढ़ेंगे, तो फार्मूला चैप्टर का हम लिखेंगे एक साथ पूरा। फिर इसके बाद इसका हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल लगाना थोड़ा सा आप लोग कमर कस दीजिएगा, और हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें न्यूमेरिकल का तो प्रैक्टिस करिए। अब इसका हम 70 का 70 न्यूमेरिकल लगवाएंगे। कितने न्यूमेरिकल? 70 न्यूमेरिकल। अब जहाँ भी पढ़ रहे हैं अगर तो ढंग से पढ़िए, और न्यूमेरिकल अगर नहीं लगवाया जा रहा है तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा यहाँ पे 70 का 70 कुमार मित्तल का, नगीन प्रकाशन का 70 न्यूमेरिकल। उदाहरण भी करवाएंगे, प्रश्नावली भी करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, पूरी किताब कंप्लीट करवा देंगे इसकी। इसके बाद नया चैप्टर को पता है ना, नया चैप्टर हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2 इसे डालिएगा, वैद्युत विभव। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर उसमें दिया किताब में ना, उसको तीसरा मान लीजिएगा, है ना। तो गॉस की पर में वो तीसरा चैप्टर से मान लीजिएगा, उसे हम नहीं उसके बाद पढ़ाएंगे। और थोड़ा सा अगला वाला जो चैप्टर 2-3 है ना, वह आसान है वैद्युत विभव, इसलिए सोच रहे हैं उसको ख़त्म करने के बाद इसको स्टार्ट करें। चलिए, धन्यवाद। और दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करिएगा। माइक बड़ी दूर चली गई, मुझे लगता है आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से। चलिए, इसके बाद अब फिर स्टार्ट होगा। धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।